नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी भारतीय संविधान पे, और भारतीय संविधान में हम देख रहे थे भारतीय संविधान का पार्ट 3, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। और उस पार्ट 3 में हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की चर्चा हम देख रहे थे। और पिछली क्लास में हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में निहित है, उसके अंतर्गत मैंने आर्टिकल 32 को बहुत विस्तृत रूप में देखा था। साथ साथ उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो प्रावधान है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपके जो फंडामेंटल राइट को सुरक्षा प्रदान करता है, उसका उल्लेख मिलता है। और उसमें सुरक्षा किस प्रकार प्रदान किया जाता है। हाई कोर्ट जो कि आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो कि आपका आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। तो रिट भी मैंने बताया था कि टोटल हमने जो है 6 प्रकार के रिट को मैंने देखा था। 5 प्रकार का रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत बिल्कुल विस्तृत रूप में दिया गया है, जबकि जो हाई कोर्ट है वह कितने प्रकार का 6 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। और 6 प्रकार में 5 तो वही कॉमन वाला है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और साथ में जो 6वां है आपका विशेष हाई कोर्ट को जो प्रदान किया गया है, उसमें क्या था कि इंजंक्शन नामक जो रिट है वह सिर्फ हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है। और जो इंजंक्शन है वह एक इंतरिम जो है इंटरिम रिलीफ के लिए जारी किया जाता है, यानी अगर क्षणिक आपको रिलीफ प्रदान करना है तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि हर केसेस का जो हर रिट का समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अब छोटे मोटे जो नॉर्मल केस हैं या कोई भी ऐसा है, अब उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए हाई कोर्ट को विशेष एक रिट का प्रावधान किया गया है जो इंजंक्शन नामक रिट है, जो इंटरिम रिलीफ के लिए जारी किया जाता है। तो हाई कोर्ट शक्तिशाली है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसको 6 प्रकार के रिट जारी करने का उसके पास शक्ति है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वह सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर ही रिट जारी करता है, जबकि आपका हाई कोर्ट है वह आपका फंडामेंटल राइट के साथ साथ उसमें लीगल राइट भी। अब लीगल राइट में आपको मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार जो कि लीगल राइट है, वह भी उसी के अंतर्गत आ सकता है। साथ साथ में आपका वोट देने का अधिकार वह भी लीगल राइट के तौर पर ही है। तो फंडामेंटल के साथ साथ लीगल राइट पे भी जो रिट जारी करता है वो हाई कोर्ट करता है। इसीलिए हाई कोर्ट सर्वशक्तिशाली है, आपका सर्वशक्तिशाली हो ही जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावर उसके पास है। तो रिट के मामले में जो है आपका हाई कोर्ट शक्तिशाली है, आपका सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 32 की मैंने विस्तृत चर्चा देखी थी पिछली क्लास में, और रिट पे भी हमारी जो है पूरी क्लास हो चुकी थी। आज हम आर्टिकल 33 देखेंगे, 34 देखेंगे, साथ साथ 35 देखेंगे। इन सब आर्टिकल्स को लगभग लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्शल कानून या सैन्य शासन से संबंधित है, आपकी सेना के लिए है विशेष तौर पर। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि हम आर्टिकल 12 से 35 संपूर्ण चर्चा देखेंगे। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और क्लास को पूरी देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्लास की गुणवत्ता और उसका जो कंटेंट है वह किस प्रकार दिया जाता है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो बातें थी वो हम पूरी कर चुके थे, और अब आज आर्टिकल 33 और 34, 35 इन सब की चर्चा करेंगे। साथ में समापन करेंगे किसका, फंडामेंटल राइट्स का। जो आपका आर्टिकल से संबंधित जो भी बातें हैं वह संपूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी क्लास आएगी उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे केस हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बने रहिए, पूरी क्लास देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो अब विलंब नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो जैसा कि आपके सामने जो आर्टिकल 33 है वह लिखा हुआ है, और आर्टिकल 33 को मैंने बताया कि संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूलाधिकार पर युक्त प्रतिबंधन का अधिकार दिया गया है। तो इसमें क्या है कि आपका जैसे सैन्य बल है या कोई खुफिया एजेंसियां हैं, या जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो भी आपके संगठन संस्थान जो भी एजेंसी हैं, जैसे पुलिस भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो सैन्य बल तथा खुफिया एजेंसियां और जो पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था जो बनाने वाली जो भी एजेंसियां हैं, उस उनके लिए यह आपका आर्टिकल है। और इसके तहत क्या क्या बातें हैं आपको ध्यान रखना है कि
इसमें आपका यह व्यवस्था है कि इसमें संसद जो है, इनके अधिकारों के मूलाधिकार पर इनके प्रतिबंध का अधिकार संसद को दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। अब इसको समझने के लिए आपको समझना चाहिए, जैसे कोई भी नागरिक है, भारत का नागरिक है या भारत के लोग जो भी हैं, उनके लिए मूल अधिकार आपके फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। कहाँ से? आपके जो मेन देखें अगर, तो आपके 14 से 32 तक के जो मेन हैं, तो उसमें दिए गए हैं। अब इसमें जो भी आपको अधिकार प्राप्त हैं, सबको अधिकार प्राप्त हैं। क्या ये सभी अधिकार आपकी सेना के लोगों के लिए भी हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सैन्य संस्थाएं हैं, सैन्य एजेंसियां हैं या सशस्त्र बल हैं या खुफिया एजेंसियां हैं, इनके अधिकारों में कमी की जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो है सुरक्षा सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो इनको क्या जैसे मुझे अधिकार प्राप्त है निजता का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार, यस, यह अधिकार इनको भी प्राप्त है क्या? बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार मुझे निजता का अधिकार है, जैसे मान लीजिए सोशल अकाउंट वगैरह हम लोग यूज करते हैं, व्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आपका सोशल अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन जो भी खुफिया एजेंसी या सैन्य बल के लोग हैं, वो अधिकतर सोशल अकाउंट्स का यूज नहीं करते, क्योंकि उनकी जो है वह सैन्य सुरक्षा से संबंधित, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित संस्था से जुड़े हैं। तो उस किससे जुड़े होने के नाते उनका एक विशेष प्रोटोकॉल होता है। तो इसीलिए इस आर्टिकल में दिया गया है कि आपका जो है, जो सैन्य बलों से संबंधित लोग हैं, अर्धसैनिक बलों से संबंधित हैं, खुफिया एजेंसियों से हैं, या जो भी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो भी संस्था है, उनके लोगों के मूलाधिकार में जो कमी की जाएगी वह संसद करेगा, और संसद विधि बनाकर करता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। जिस प्रकार हमें आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार आपका सैन्य बलों के लोगों के लिए नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यह सब बातें जो है ये नागरिकों के लिए तो लागू होती हैं, लेकिन आपके सैन्य बलों या सैन्य सेना के लोगों के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि उसमें सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही यह सारी कमी की जाती है, उनके मूलाधिकारों में की जाती है। और उनके मूलाधिकारों में कमी सिर्फ कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, और संसद को ही यह शक्ति प्राप्त है। तो इसी के तहत आपको पता होना चाहिए कि संसद द्वारा बहुत सारे सैन्य कानून भी बनाए गए। जैसे सैन्य कानून 1950 का है, फिर उसके बाद नौसेना अधिनियम था 1950 का, ये भी था। उसके बाद वायुसेना अधिनियम था, यह भी 1950 में आया था। उसके बाद पुलिस बल अधिनियम था 1966 का। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल जो है यह भी अधिनियम था। तो इस प्रकार ये सैन्य बलों के मूलाधिकार पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए लगाते हैं, क्योंकि आपको क्या देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है, ऊपर रखते हुए यह बातें हैं। तो आपको यह बातें ध्यान रखनी है। और इसमें जो भी प्रावधान है सैन्य बलों के लोगों के लिए है, तो सैन्य बलों में आपको एक चीज याद रखना है, क्या जो सेना का कार्य करते हैं, जो सुरक्षा सेना में भर्ती हैं, जो सुरक्षा सीमा पे खड़े हुए हैं, क्या उन्हीं लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं, उनके साथ साथ आपका जो भी सैन्य बल से जुड़ा होगा। अब सैन्य बल के अंतर्गत कोई ड्राइवर होता है, कोई बावर्ची होता है, खाना बनाने वाला होता है, कोई नाई होता है, देखते होंगे आप, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं। तो यह सभी के लिए, चाहे वह सेना में क्या हो, नाई का काम कर रहा हो, या बावर्ची खाना बनाने का काम कर रहा हो, बावर्ची हो, या कोई मैकेनिक हो, जरूरी नहीं कि वह सैनिक ही हो, मैकेनिक हो, और आपका कोई बढ़ई है मान लो उसके अंतर्गत सेना सैन्य बल में, तो यानी इसके अंतर्गत जो भी होगा, सैन्य बल के अंतर्गत जो भी होगा, उसके लिए ये प्रावधान लागू होंगे। यानी उनके मूलाधिकारों पे जो है कमी कर सकता है संसद, और विधि बनाकर कर सकता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला जो ये 33 आर्टिकल है, इसमें क्या प्रावधान है? मुख्यतः अगर बात करें तो सैन्य बल या अर्धसैनिक बलों या खुफिया एजेंसी या पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था जो बनाने वाली जो भी एजेंसियां हैं, उनके मूलाधिकारों में कमी कर सकता है संसद, और विधि बनाकर संसद कमी कर सकता है। इसी के अनुरूप जो है संसद ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, जैसे सैन्य कानून है, नौसेना अधिनियम है, उसके बाद वायुसेना अधिनियम है, पुलिस बल अधिनियम है, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद अगर आर्टिकल हम 34 को देखें, तो इसमें एक बात बहुत अच्छी दी हुई है। आर्टिकल 34 का जो मुख्य पॉइंट है वह आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून कहीं पे लागू है भारत देश में, हालांकि आज तक कभी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ, यानी सैन्य शासन कभी लागू नहीं हुआ।
तो सैन्य नियम, सैन्य कानून लागू नहीं हुआ है भारत में अभी तक। तो अगर लागू होता है, जैसे तो जानते होंगे आप, सेना का कार्य करने का तरीका अलग होता है, और जब सैन्य कानून लागू होता है तो वहाँ पे सरकारें और जो न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था है वो अभी पूरी तरीके से निलंबित हो जाती है, पूरा पूरा कंट्रोल सेना का हो जाता है। तो जब सैन्य शासन लागू होगा तो सेना के लोग अपने अनुरूप अपने तरीके से कार्य करेंगे, तो उसमें नागरिकों के जो है मूल अधिकार का हनन निश्चित है होगा। तो जब मूल अधिकार का हनन होगा तो आर्टिकल 34 में यह प्रावधान किया गया है कि मार्शल लॉ के दौरान नागरिकों के मूल अधिकार में अगर हनन होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु, यानी उसको भरपाई करने हेतु जो है संसद विधि बना सकता है। तो 34 का क्या प्रावधान है कि मार्शल लॉ जो है लागू होने के बाद आपका अगर नागरिकों के मूल अधिकार में हनन होता है तो उसकी भरपाई करने हेतु क्या संसद जो है वह क्या विधि बना सकता है। तो 34 की बातें आपको याद रखनी है कि यह जानते होंगे कि यह जो 34 है यह तभी लागू होगा कब, जब आपका सैन्य मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन चल रहा होगा, सैन्य कानून लागू है, तभी यह 34 लागू होगा। तो 34 की बात आपको याद रखनी है कि यह क्या होगा कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ है और मार्शल लॉ के बाद में क्या होगा कि नागरिकों के मूल अधिकार की भरपाई, नागरिकों के मूल अधिकार की भरपाई करने हेतु संसद विधि बना सकता है। संसद क्या करता है, संसद जो है विधि बना सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब यह क्या मार्शल लॉ लागू होने के दौरान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्शल लॉ लागू होने के समय उसके साथ साथ क्या होता है कि सरकारें वहाँ काम नहीं करती हैं। जब मार्शल लॉ लागू होता है तो सरकार निलंबित होती है, न्याय प्रणाली निलंबित होती है, यानी पूरी तरीके से सैन्य बल का शासन होता है। तो उस दौरान अगर बात करें तो नागरिकों के मूल अधिकार का जो भी हनन होगा तो मार्शल लॉ लागू समाप्ति के बाद में क्या होगा कि सरकार या संसद जो है वह क्या करेगी, इन अधिकारों की भरपाई करेगी। तो किसके माध्यम से करेगी? विधि बना के करेगी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 34 की बातें मुख्य यही है, इससे ज्यादा कुछ इसमें कोई खास बात नहीं है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 35, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल अधिकार के विषय में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। यह केवल संसद, यहाँ पे लिख लीजिए केवल संसद, केवल संसद। जैसा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मूल अधिकार के संबंध में विधि संसद भी बनाएगी, और कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल भी बना सकता है, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकता है। क्या बना सकता है? मूल अधिकारों से संबंधित कोई अगर कानून बनाना है, लॉ बनाना है तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार में अगर संशोधन करना हो तो वह कौन कर सकता है? मूल अधिकार में अगर संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो सिर्फ क्या करेगा? संसद ही करता है। जैसा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है जो वो संसद ही करता है। लेकिन मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई कानून, मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है, विधि बनानी है, तो वह कौन बना सकता है? संसद भी बना सकता है और राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसे मूल अधिकार, सिर्फ 4 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ऐसे मूल अधिकार जिन पे सिर्फ संसद ही विधि बना सकता है। वही बात यहाँ पे आर्टिकल 35 में लिखी हुई है कि ऐसे 4 आर्टिकल्स हैं जिन पर सिर्फ संसद ही बना सकता है, यानी वहाँ पे राज्य विधानमंडल उस पर कोई विधि नहीं बनाएगा। कौन कौन से आर्टिकल हैं? पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 16 का तीसरा क्लॉज, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था जब इसकी क्लास हुई थी तो इसमें बताया था कि जो है क्या संसद क्या राज्य संसद क्या कर सकती है कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसा कि 16 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि निवास और जाति या लिंग इन आदि पे जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन 16(3) में लिखा है सरकार चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है।
भेदभाव कर सकती है। और इसके तहत आपको पता होना चाहिए 98 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था और उसके तहत जो कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के कुछ विशेष क्षेत्र हैं वहाँ पे निवास के आधार पर वहाँ पे भेदभाव की बात है, वहाँ पे उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो यह बात आपको नहीं भूलनी है। तो आर्टिकल 16 का जो तीसरा क्लॉज है, तीसरा पॉइंट है, उसको याद रखना है और यह 35 के अंतर्गत है। तो 35 के अंतर्गत पहला आर्टिकल हो गया। 16(3) के तहत जो भी प्रावधान होंगे वह सिर्फ कौन बनाएगा? सिर्फ संसद बनाएगा, उस पर राज्य विधानमंडल कार्य नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 32 का जो तीसरा भाग है, 32 के तीसरे भाग में दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति सिर्फ क्या करेगा? संसद ही दे सकता है। तो रिट जारी करने के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो इसमें 32 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर किसी अदर न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अगर देना है, संबंध में कानून बनाना है, तो उसमें भी सिर्फ संसद बनाएगा, सिर्फ संसद बनाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 33, मैंने अभी 33 का बताया कि जब आपका सैन्य बल और खुफिया एजेंसियां या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले जो भी लोग हैं उनसे संबंधित कानून जो बनाए जाएंगे वह संसद ही बनाएंगे और संसद के द्वारा ही क्या किया जाता है कि जो इनसे जुड़े लोगों के मूल अधिकार में कमी की जाती है, मूल अधिकार में कमी की जाती है। यानी जिस प्रकार हमको मूल अधिकार प्राप्त है उस प्रकार सैन्य बलों के लोगों के, अर्धसैनिक बलों के लोगों को या खुफिया एजेंसियों के लोगों के नहीं प्राप्त है। आपको याद रखना है ये बात। तो 33 हो गया। उसके बाद 34 मैंने बताया कि 34 में क्या, 34 के तहत जो प्रावधान होंगे वो अभी संसद बनाएंगे। जैसे मार्शल लॉ लागू है, उस दौरान सेना का शासन चल रहा है और उसके बाद जब मार्शल लॉ के बाद में, सैन्य कानून के बाद में क्या होगा कि संसद चाहे तो जब नागरिकों के मूल अधिकार की क्षतिपूर्ति कर सकता है, भरपाई कर सकता है। तो क्षतिपूर्ति करने हेतु जो भी कानून बनाएगा वह, कोई भी विधि बनाएगा वह सिर्फ संसद बना सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 34, तो 4 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके संबंध में जो कानून या विधि की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कोई लॉ है, उससे संबंधित अगर कोई लॉ बनाना है तो इस 4 आर्टिकल में सिर्फ संसद ही बना सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल। बाकी किसी भी मूल अधिकार पे अगर कोई कानून बनाना है तो उसमें राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। कानून की बात हो रही है, यहाँ पे संशोधन पे मत जाइएगा। कानून की बात हो रही है, लॉ की बात हो रही है, लॉ की बात हो रही है, ना कि संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन आपको अच्छे से पता होगा सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, संसद ही कर सकती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें तो ये 4 आर्टिकल आपको 16(3), 32(3) और 33 और 34, ये जो बातें हैं ये हालांकि इस जब आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इन सभी आर्टिकल में जो प्रावधान है वो उस आर्टिकल में भी दिए गए, लेकिन इन चारों आर्टिकल्स को उठा के 35 के अंतर्गत रख दिया गया है, यानी एक जगह एकत्रित कर दिया गया है और यह बता दिया गया है कि इन आर्टिकल्स से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो सिर्फ कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। हालांकि यह आप एक तरीके से समझ लीजिए निरर्थक आर्टिकल है। निरर्थक कैसे है? निरर्थक कैसे है? ये फालतू का दिया गया है क्योंकि इन चारों को इकट्ठा करके यहाँ पे समराइज करके दे दिया गया है, जबकि इसमें जो है ये जितने भी आर्टिकल हैं इनका सबका अलग अलग विशेष विशेष प्रावधान है और वो सारी बातें इस आर्टिकल्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। बट इनको क्या किया गया है, यहाँ पे इनको चारों को इकट्ठा करके 35 में डाल दिया गया है और 35 में लिख दिया गया है कि इन आर्टिकल से संबंधित जो भी बातें होंगी, विधि जो भी बनाना होगा वह सिर्फ संसद बनाएगा। तो 35 का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन इसमें ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 35 के तहत कितने आर्टिकल्स हैं जिसपे सिर्फ केवल संसद कानून बना सकता है। तो उसमें 4 आर्टिकल्स हैं और चारों आर्टिकल्स का नंबर भी याद रखिएगा, 16(3), 32(3), 33 और 34। इससे संबंधित जो भी कानून होंगे वह सिर्फ संसद बनाएगा, कोई राज्य विधानमंडल इस पे कोई बना नहीं सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आपका अब ये सारी बातें आर्टिकल से संबंधित 12 से 35 समाप्त हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम एक बार मार्शल लॉ और
आपका राष्ट्रीय आपात देखेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा बारीकी होता है, थोड़ा क्या बहुत अंतर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसमें दोनों में अंतर देखेंगे। तो आर्टिकल 12 से 35 संपूर्ण हो चुका है। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें बहुत सारे केसेस हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसको देखेंगे। और साथ साथ में जो है ये जितने भी केसेस हैं जो अभी नहीं करवाए हैं या जो करवाए हैं उसको भी दोबारा देखेंगे। एक साथ पूरा सारे जो वाद है, मामले हैं, उसको देखेंगे। कौन से? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी आपके केसेस हैं। तो अब चलिए देखते हैं मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून और राष्ट्रीय आपातकाल में दोनों में अंतर क्या है। अंतर क्या है यह बात आपको याद रखनी है। तो मार्शल लॉ यह सिर्फ मूल अधिकार को प्रभावित करता है, या करता है किसको? सिर्फ मूल अधिकार को प्रभावित करता है। जबकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, यह न केवल मूल अधिकार को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण, निकाय शक्तियों को प्रभावित करने के साथ साथ में क्या, संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। जैसा कि आपको जानते होंगे नेशनल इमरजेंसी के समय संसद का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। जब पढ़ेंगे संसद तब देखेंगे, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर दूसरा अंतर देखें तो यह सरकार को तथा साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यह सरकार को क्या, आप समझ लीजिए संसद को निलंबित कर देता है। यानी जितने दिन मार्शल लॉ चलेगा उस दिन संसद जो है निलंबित रहेगी, काम नहीं करेगी। तो यह सरकार को तथा साधारण कानूनी न्यायालय जितने भी हैं उनको निलंबित कर देगा मार्शल लॉ। और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या, इसमें जो है या सरकार और जो भी कानूनी न्यायालय जो भी कानूनी न्याय है वह जारी रखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है क्या संसद खत्म हो जाती है या सरकार जो है काम नहीं करती, दोनों करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना, दोनों करते हैं, तो ये जारी रहते हैं। जबकि मार्शल लॉ में क्या होता है, सरकार तथा साधारण जो कानूनी न्यायालय हैं वह निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा अंतर देखें तो यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। यानी मार्शल लॉ जो है, अगर कहीं कानून या व्यवस्था जो है, व्यवस्था बाधित हो गई है तो उसको क्या करेगा, दोबारा जो है स्थापित करता है। और जबकि यह जो आपका इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, पहली बात तो आर्टिकल जो है ध्यान रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत है, तो 352 के तहत लगाया जाता है। हालांकि 352 से 60 टोटल हम आर्टिकल पढ़ेंगे जब इमरजेंसी का पढ़ेंगे। तो 52, 56 और 60। 56 में आपका जो है वो है क्या बता, राष्ट्रपति शासन। और उसके बाद में है आपका जो 360, वो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो कानून व्यवस्था को दोबारा स्थापित करना मार्शल लॉ में है। जबकि इसमें क्या है कि नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ 3 आधार पे, कौन कौन से आधार हैं, एक युद्ध हो रहा है, या बाह्य आक्रमण हो जाता है, या आपका क्या हो जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। यानी सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। तो इन 3 आधारों पे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है। जबकि क्या, मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के भंग होने पर क्या होता है कि इसे दोबारा स्थापित करने के लिए मार्शल लॉ लागू हो सकता है। हालांकि अभी भारत देश में मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ है। भगवान करे किसी देश में मार्शल लॉ लागू न हो, क्योंकि जो इस समय लोगों को अधिकार प्राप्त है, मौज मस्ती लोग कर रहे हैं। जिस देश में सैन्य शासन लागू हो गया उस देश की स्थिति अगर इतनी भयंकर होती है, इतनी भयानक होती है कि वहाँ के नागरिक झेल नहीं पाते हैं। तो सैन्य शासन किसी भी देश में इतना भयंकर होगा, क्योंकि आजकल जो है अगर सरकार के अंतर्गत आप नागरिक हैं, सरकार आपके ऊपर शासन कर रही है तो आप बहुत मौज मस्ती से जीवन काटते चलेंगे। लेकिन जब सैन्य शासन लगेगा तो जो ये मौज मस्ती है, खुले में कहीं भी नाच रहे हैं आप, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपका जो फ्रीडम है वो सब खत्म हो जाएंगे। सैन्य शासन बहुत भयानक होता है। सैन्य शासन को झेल पाना सबके बस की बात नहीं है। तो भारत में मार्शल लॉ अभी तक लागू नहीं हुआ है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, व युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के 3 आधार हैं, इन्हीं पे लगाया जाता है। जबकि जो मार्शल लॉ है वो कानून व्यवस्था भंग होने पर इसे दोबारा स्थापित करने के लिए यह लॉ लागू किया जाता है।
अब बात करें अगर मार्शल लॉ, तो क्या यह देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है? देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में, मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र में आपका जो है कानून व्यवस्था बाधित है तो मार्शल लॉ लगा दिया गया किसी विशेष क्षेत्रों में। जबकि नेशनल इमरजेंसी जो होती है वह पूरे देश में भी लगाई जाती है, पूरे देश के साथ साथ किसी विशेष प्रदेश में, किसी विशेष क्षेत्र में। तो पूरे देश या किसी विशेष क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है इमरजेंसी, जबकि या किसी पर्टिकुलर विशेष विशेष क्षेत्र में लगाई जाती है। मार्शल लॉ जो है किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में, जबकि आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वह देश के साथ साथ भी किसी विशेष क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है। और मार्शल लॉ लगाने के आधार का कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। यह बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी यह बिल्कुल आपका जो है अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया गया है, व्यक्त नहीं है संविधान में, यानी बिल्कुल भी इसका स्पष्टीकरण नहीं है और लगाने का आधार भी नहीं लिखा है संविधान में। जबकि आपको पता होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी संविधान में बिल्कुल अच्छी तरह से वर्णित है। नेशनल इमरजेंसी बिल्कुल वर्णित है, आपका 352 आर्टिकल, और उसमें जाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से दिया गया है कि उसमें और विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। तो यानी विस्तृत व्याख्या है, विशेष प्रावधान है, स्पष्टीकरण है। जबकि मार्शल लॉ बिल्कुल अव्यक्त है, यानी उसका कोई स्पष्टीकरण संविधान में नहीं है और संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ का संविधान में कोई बहुत विशेष उल्लेख नहीं है, कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं है, प्रावधान नहीं है, लगाने का आधार नहीं। जबकि नेशनल इमरजेंसी आपकी जो होती है, मैंने बता दिया कि इमरजेंसी जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे 352 से 360 तक के जितने प्रावधान है उसको पढ़ेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी जो है उसका विशेष प्रावधान है, संविधान में बिल्कुल स्पष्टीकरण है, बहुत विस्तृत उसमें बिल्कुल व्यवस्था दी गई है, विशेष प्रावधान है, सुस्पष्ट व्यवस्था है। तो इमरजेंसी सुस्पष्ट है, जबकि मार्शल लॉ संविधान में कोई वर्णन नहीं है। तो यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आज की जितनी भी चर्चा है वह मैंने देख लिया है और अब फंडामेंटल राइट का टॉपिक हमारा यही होगा समाप्त। इसके बाद जो है फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इस तरह से हमारा संपूर्ण व्याख्यान फंडामेंटल राइट पे समाप्त हो जाएगा। इससे पूर्व आप जानते होंगे कि बहुत हमारी डिटेल में क्लास चल रही है संविधान पे। जितनी भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देखिए, मेरा दावा है कि आप बहुत इससे डिटेल क्लास आपको नहीं देखने को मिली होगी, तो आप उसको पहले देखिए तब समझ पाएंगे। और उसके बाद में अगर बात करें तो अभी हम फंडामेंटल राइट को कंप्लीट करेंगे, एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हम फिर आगे का जो है ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो यह क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसी भी लगी हो अपना फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साथ उसको शेयर भी जरूर करिए। तो आप सबका सहयोग बहुत ही मुझे अपेक्षित है, आप सहयोग करते रहें, आपका निरंतर जो है सहयोग प्राप्त होता रहे, इसी तरह से हम जो है अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।